नस्ली चेतना की विचारधारा समाज के हित में क्यों नहीं है, विकृत क्यों है, क्यों हम इसको विकृत विचारधारा कहते हैं, इसके बारे में हम विस्तारित चर्चा इस वीडियो में करेंगे। जब भी किसी भी देश में एक नस्ल ने का राष्ट्र बनाने का मांग उठा, उसी समय बाकी नस्लों ने भी अपना राष्ट्र बनाने का मांग उठाया। जब भी सावरकर जी ने और गोलवलकर जी ने हिंदू राष्ट्र बनाने का घोषणा किया, और जैसे ही उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर केवल हिंदू नस्ल ही है और इस देश के अंदर केवल हिंदू राष्ट्र ही बनेगा, तो तुरंत ही मुसलमानों ने इस बात की चर्चा शुरू की और अंततः मुसलमानों ने एक कोशिश शुरू कर दी कि अब हमको अगर ये हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हम मुसलमानों के लिए भी अलग से राष्ट्र बनना चाहिए। और इसके बाद ही हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने की चर्चा तेज हुई। इसी समय आप देखेंगे कि खालिस्तान की मांग सिखों ने शुरू की। हमारे देश के आज़ादी के आंदोलन में 3 प्रमुख साम्राज्य थे। इस विचारधारा में कैसा विकृति है, जब किसी एक नस्ल की बात करते हो, देश की एकता को ये विचारधारा बांधती नहीं है, जोड़ती नहीं है, तोड़ती है। दूसरा ध्यान एक और रखना है कि जब भी आप किसी एक धारा की या एक नस्ल की बात करते हो तो स्वतः जो है दूसरी नस्लें भी अपनी एकता को बनाने का, अपनी एकता को जोड़ने का, अपनी नस्ल की चेतना को जगाने का काम शुरू कर देते हैं। और फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके दोनों तीनों नस्लें एक दूसरे का कट्टर दुश्मन बन जाती हैं। जो अल्पसंख्यक नस्लें हैं उनके बीच में परमानेंट एक डिवाइडेशन पैदा कर देते हैं। ये जो फांसीवाद है, ये जो नस्ली चेतना का राष्ट्र बनता है, उस राष्ट्र बनाने की जो विचारधारा, उस विचारधारा की ये विकृति है। ये व्यक्ति का सवाल नहीं है, ये विचारधारा का सवाल है जिसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ये विचारधारा जो मानवीय तत्व हैं उनको खत्म कर देती है। और जब भी दंगे होते हैं, बच्चों को, महिलाओं पर अमानवीयता होती है। हमने हिटलर को देखा है। हिटलर ने जिस तरीके से यहूदियों की जीवन को इतना क्रूरता से बर्बाद किया, गैस चैम्बर में डाला, खाने को नहीं दिया, हड्डी हड्डी बची उसमें, बच्चियां, महिला, सबको बेरहमी से मार डाला। वो दूसरी नस्ल के अंदर जो अमानवीयता होती है, हिंसा होती है, उससे खुश होते हैं, उससे उनको मजा आता है, उससे वो गौरवान्वित होते हैं। वहां पर जो मानवता का जो पक्ष है, मानवीयता का जो पक्ष है वो पूरी तरीके से शून्य हो जाता है। कहने का मतलब है कि नस्ली चेतना का जो ये विचारधारा है, ये मनुष्य की मनुष्यता को खत्म कर देते हैं। मनुष्यता नहीं होती है, आपस में कट्टर दो दुश्मन होते हैं। देश के अंदर जो है दुश्मन बन जाते हैं, और यही दुश्मनी इतनी कट्टर होती है कि किसी भी स्तर तक जाने को तैयार हो जाते हैं। तो ये विचारधारा कितनी खतरनाक तरीके से देश के लिए खतरा है, इस बात को हमको दिमाग में रखना है। ये विचारधारा हिंसात्मक होती है, भयंकर हिंसात्मक होती है। आप देखेंगे, हिटलर का उदाहरण तो मैं बार बार दे रहा हूं, हमारे देश के अंदर देखना, तो जैसे ही हिंदू राष्ट्र का चर्चा आम जनता में हुआ, वैसे ही आप देखेंगे कि वहां से दंगे होना शुरू हो गए। और ये दंगे आजादी के आंदोलन में, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारा में सबसे बड़े खतरनाक दंगे हो गए, जिसमें सब में आपसी में प्रेम था, वो प्रेम पूरा खत्म हो गया। मुसलमान और हिंदू एक दूसरे का खून का प्यासा हो गए, एक दूसरे की हत्याएं की गई, भयंकर हिंसा हुई। और इसके बाद इतनी दूरियां बढ़ गईं कि फिर आपसी में एकता का संभावना लगभग खत्म हो गया। आजादी के बाद पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तान बन गया। फिर आप देखो, पाकिस्तान में भी दंगे हुए। पाकिस्तान की जो इस्लामिक जो नस्ल थी, उन्होंने वहाँ की अल्पसंख्यक नस्ल किसके ऊपर, हिंदुओं पर अत्याचार किए।
हमारे देश के अंदर जो बहुमत नस्ल हिंदू थी उसने मुसलमानों पर अत्याचार किए। मुसलमानों पर दंगे जब भी हुए मुसलमानों पर बड़े हमले हो गए। मुसलमानों ने भी हमले किए, मगर बड़े हमले मुसलमानों के ऊपर हुए। और 2002 में गुजरात के जो दंगे हुए उसमें हम देखते हैं कि मुसलमानों का एक तरफा कत्लेआम किया गया, एक तरफा शासन की मशीनरी में। उस समय गुजरात में भाजपा सत्ता में थी, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे। आरएसएस का पूरी तरीके से रिसर्च सेंटर था उस समय गुजरात में एक तरफा हिंसा हुई मुसलमानों के खिलाफ। आप दिल्ली के दंगे देखना, और भी जितने जहां भी हिंदू मुसलमान दंगे हुए वहां देखना आप किस तरीके से हिंसा हुई। तो आप देखना कि ये जो दंगे हैं, दंगे का जो ये विकृति है, दंगे का विकृति इस नस्ली चेतना की विचारधारा से निकलता है। इस बात को मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। नस्ली चेतना का राष्ट्र, नस्ली चेतना की जो विचारधारा है, ये विचारधारा की विकृति है कि ये देश के अंदर दंगे फसाद हिंसा करवाते हैं। और ये हिंसा कराने के पीछे उनका जो लक्ष्य होता है वो बड़ी नस्ल को इकट्ठा करना, उनके दिमागों को अंदर ये डालना कि ये हमारी जो दूसरी नस्ल है ये हमारे दुश्मन है, ये देश के खतरा है, ये देश के लिए सबसे बड़ी समस्या है, हमारे ये सबसे बड़े दुश्मन हैं, ये उनके बड़ी नस्ल है उसके दिमाग में स्थापित करना। तो आप ये देखेंगे कि ये विकृति इस नस्ली चेतना की विचारधारा की विकृति है, जिसको हमको अच्छी तरीके से दिमाग में रखना। हिंसा, दंगे, आपसी में घृणा, निरंतर घृणा पैदा करना, एक दूसरे से संबंध नहीं रखना, एक दूसरे का दुश्मन बनाना, तो ये सारी विकृतियां नस्लीय चेतना की विचारधारा से पैदा होती हैं। ये जो नस्लीय चेतना की विचारधारा है ये देश को आगे की तरफ नहीं पीछे की तरफ ले जाती है। आप देखेंगे कि जितने भी तरीके की नस्लीय चेतना के जो राष्ट्र हैं वो सारे राष्ट्र अपने पूरे सिस्टम को अतीत की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि इस नस्लीय चेतना का संविधान क्या होता है, उनकी धार्मिक किताबें होती हैं। धार्मिक किताबों के अंदर अतीत के जो उनके राजसत्ता के दर्शन या जो भी लोग लिख के गए किस तरीके की व्यवस्था है उसकी तरफ ले जाते हैं। जैसे इस्लाम के लोग कुरान के हिसाब से राष्ट्र को चलाने की बात करते हैं, ईसाइयत के लोग बाइबल से अपने राष्ट्र को चलाने की बात करते हैं। जैसे हमारे देश के अंदर हिंदू राष्ट्र के लोग मनुस्मृति से, रामायण महाभारत वेदों पुराणों से देश को चलाने की बात करते हैं। तो ये देश को अतीत की तरफ ले जाते हैं, देश को आगे की तरफ नहीं ले जाते। और ये हमेशा विज्ञान के विरोधी होते हैं, अंधविश्वासों की तरफ ले जाते हैं, अंध मान्यताओं की तरफ ले जाते हैं, अंधश्रद्धा की तरफ ले जाते हैं, पूरे विकास क्रम को अतीत की तरफ ले जाते हैं। शिक्षा में भी जो नई पीढ़ी पैदा होती है उसके दिमाग में भी अतीत के विचार डालते हैं, अतीत की तरीके से जीवन जीने की पद्धति डालते हैं, यानी पूरे समाज को खींच के अतीत की तरफ ले जाते हैं। इसीलिए इस विचारधारा का ये विकृति है कि देश का विकास क्रम हमेशा बाधित होता है। और ये भी ध्यान रखना कि विकास क्रम कभी अतीत में नहीं जाता, विकास क्रम हमेशा आगे की तरफ जाता। यदि आगे की तरफ विकास क्रम में आप नहीं जाओगे तो आप दुनिया में पीछे हो जाओगे। जैसे चीन है, चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का जो राज्य व्यवस्था है उनका समझ हमेशा आगे की तरफ जा रहा, इसलिए चीन 1949 में आज़ाद हुआ, हम 1947 में आज़ाद हुए। चीन आज हमसे 50 साल आगे निकल गया। तो 50 साल आगे निकलने का पीछे का ताकत क्या है? विचारधारा है। वो जिस विचारधारा पे चल रहे उसमें अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, नस्लीय चेतना, ये सारा जो विकृति है ये नहीं है। वो पूरी व्यवस्था को अतीत की तरफ नहीं ले जाते, वो भविष्य की तरफ ले जाते।
पूरे दुनिया के अंदर यही है। हिटलर भी यही किया था, पूरे देश की पूरे शिक्षा व्यवस्था से लेके सबको पीछे की तरफ खींच के ले गया। तो अतीत की तरफ ये विचारधारा ले जाती है, ये देश के लिए फायदेमंद नहीं है, नुकसानदायक है। इस बात को भी हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। इससे क्या आर्थिक प्रगति भी रुकती है। आपस में देश की जनता जब हिंसा होती है, दंगे होते हैं, नस्लों का आपस में विवाद होता है, देश में एक दूसरे का दुश्मनी होता है, इस बीच में देश की आर्थिक प्रगति नहीं होती है, देश की जनता की आर्थिक प्रगति नहीं होती है, देश का आर्थिक विकास नहीं होता है, देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बन पाती है। क्योंकि हम आर्थिक पक्ष और विकास की जगह आपस में अपना पूरा टाइम, देश की जनता का टाइम और देश की सरकार का टाइम, देश का जो धन दौलत अर्थव्यवस्था है, पैसा है, उसको हम इस बेवजह के झगड़ों में, दंगे फसादों में अपना समय खराब करते हैं। इसलिए जो भी इस तरीके का देश है वो आर्थिक प्रगति में उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाता है। हमारे देश का आर्थिक प्रगति भी उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रहा है। जो मोदी साहब के नाम पे ये प्रचार चले, प्रचार पूरा झूठा है। इकोनॉमी पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। दुनिया में जहां भी नस्ली चेतना का उभार हुआ, वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बर्बाद हुई और आम आदमी का जो जीवन स्तर है वो नीचे की तरफ गिरा। इस बात को भी हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ये विचारधारा विकास विरोधी होती है। इस सारी चीज़ों को में ये बात तो समझ गए होंगे। जब आपस में सब कुछ लड़ाई, दंगे, झगड़े, दुनिया चल रहा है तो विकास कहाँ है फिर? इस बात को हमको कि विकास के, डेवलपमेंट की जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। ये विचारधारा जीवन के असल सवालों से भटकाती है। आप देखेंगे कि जब भी ये विकृति पैदा होती है तब आम आदमी का जिंदगी से जो जुड़ा हुआ सवाल है, रोजी रोटी रोजगार, ये मुद्दा असल मुद्दा नहीं होता। जनता के दिमाग में भी ये मुद्दा असल मुद्दा नहीं होता है और सरकार इस मुद्दे से आम जनता के दिमाग को भटकाती है। और ये सरकार क्या करती है, या विचारधारा क्या करती है नस्ली चेतना वाली, ये जनता के दिमाग में गैर आर्थिक सवालों को प्रमुख बनाते हैं। मैं पिछले वीडियो में भी समझा चुका हूं। ऐसे मुद्दों को उठाएंगे, अतीत के मुद्दों को उठाएंगे, इतिहास के मुद्दों को उठाएंगे, दूसरी नस्ल पर हमला करने की बात करेंगे, दूसरे नस्ल को दबाने की बात करेंगे, दूसरे नस्ल का डर दिखाएंगे और तरह तरह के गौरव दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे वो, मगर वो जीवन से जुड़े असल सवालों पे बात नहीं करेंगे। आम जनता का जीवन स्तर उठाने की बात नहीं करेंगे। आपके जीवन में ज़्यादा रुपया मिले, आपके जीवन में ज़्यादा वस्तुएं मिलें, भौतिक वस्तुएं मिलें, ताकि आपका जीवन सुखमय हो, इसकी कोई चर्चा नहीं करते। जो भी धन पैदा होता है उसका भी बंटवारा सही तरीके से नहीं होता, यह भी ध्यान रखना है। असमानता बहुत तेजी से बढ़ती है, असमानता बहुत तेजी से बढ़ती है, अमीरी गरीबी की खाई भी बहुत तेजी से बढ़ती है। तो ये ध्यान रखना है कि ये विचारधारा मनुष्य के जीवन के असल सवालों को से भटका देते हैं। जब देश की जनता, आम जनता असल सवालों से भटक जाती है और नस्ली चेतना से खुश होकर उसका दिमाग गौरवान्वित होने लगता है, उसको दूसरी नस्लों पर हिंसा करने में मजा आने लगता है, जब वो एक नस्ल दूसरे नस्ल को दुश्मनी के भाव से देखने लगती है, एक नस्ल दूसरी नस्ल के ऊपर हिंसा करने लगती है, तब इनको नस्ली चेतना के जो ठेकेदार, इनको लगता कि अब नस्ली चेतना का सही उभार आया है। और ऐसी परिस्थिति में ही देश के आर्थिक संसाधनों पर देशी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा करवाते हैं। आर्थिक संसाधनों को देशी विदेशी पूंजीपतियों के हवाले करते हैं, पूरा देश को लुटा देते हैं। क्योंकि असल में नस्ली चेतना की जो धाराएं हैं उनको कौन चलाता है? उनको देशी विदेशी पूंजीपति चलाते हैं।
उनको कौन पालता है, पैसा कौन देता है, आर्थिक संसाधन कौन देता है? देशी विदेशी पूंजीपति देते हैं। इसलिए देशी विदेशी पूंजीपति देश पर कब्जा करते हैं। ऐसा ही हिटलर के साथ हुआ है, ऐसा ही आज नरेंद्र मोदी साहब कर रहे हैं हमारे देश के अंदर। इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ये कितना बड़ा विकृति है। देश के सारे आर्थिक संसाधनों के ऊपर, जल, जंगल, जमीन, जो भी प्राकृतिक संसाधन है, आर्थिक संसाधन है, उन पर देशी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा करवाना। अब उनका मालिक देशी विदेशी पूंजीपति होंगे। देशी विदेशी पूंजीपति उस पर मुनाफा कमाएंगे, भारी पैसे का धन का निष्कासन करके विदेशों में ले जाएंगे, उससे और बड़ी संपत्ति बनाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखना है कि असल सवालों से जब भटकाते हैं और नस्ली चेतना को चढ़ाते हैं, उसके बाद से ये आर्थिक तरीके का खेल इस पूंजीवादी की जो विचारधारा है वो करती है। इस बात को हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। नौजवानों को जीवन स्तर गिराते हैं, ये भी ध्यान रखना है। जब भी ये पूंजीपति लूट होती है तो श्रम की लूट करते हैं। श्रम की लूट, जैसे ही श्रम की कीमत कम होती है तो जो नौजवान पीढ़ी है, छात्र नौजवान है, जो स्कूल में पढ़ के निकल के नौकरी के लिए जाते हैं, उनके श्रम का कीमत कम कर देते हैं। जैसे ही श्रम का कीमत कम करते हैं, वैसे ही क्या होता है कि पूंजीपति का मुनाफा बढ़ जाता है। पूंजीपति का मुनाफा बढ़ जाता है तो लाखों, करोड़ों, हजार रुपया पैसा उनके खजाने में बढ़ जाता है। तो ये क्या करते हैं, नौजवान पीढ़ी और आम जनता से धन का निष्कासन करते हैं, उनकी जेब से निकालते हैं और पूंजीपतियों के जेबों में डालते हैं। जो भी डिग्रीधारी, डिप्लोमाधारी बच्चे हैं, उनका जीवन स्तर गिर रहा है। आजकल सारी भर्ती थर्ड पार्टी में हो रही हैं, ठेकेदारी में हो रही हैं, स्थायी नौकरी खत्म हो गई हैं। अब वेतन जो है मुश्किल से 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, बस इसके आजू बाजू ही बचा है। तो ये जीवन स्तर को इन्होंने गिरा दिया है, बहुत बहुत नीचे गिरा दिया है। तो ये विकृति है जिसको ध्यान रखना है। तो अब देखो, युवा फिर भी अपने रोजगार की बात नहीं कर रहे, रोजी रोटी रोजगार की बात नहीं कर रहे। वो अभी जय श्री राम, हिंदू राष्ट्र, मुसलमानों की ऐसी की तैसी और गौरवान्वित हो रहे हैं। मोदी साहब को बिल्कुल एक बहुत हिंदू हृदय सम्राट कह रहे हैं। फिर योगी साहब हिंदू हृदय सम्राट, पता नहीं कितने सारे हिंदू हृदय सम्राट अभी पैदा हो गए। तो युवा पीढ़ी, खासतौर से मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय युवा, जिसके पास कार है, जिसके पास पैसा है, जिसके घर में थोड़ा खाने को है, वो युवा का जीवन स्तर गिर रहा है। मगर वो निरंतर इस नशे में इतना ज़्यादा हो गया है कि वो अपने जीवन के असल सवाल का सोचना उसने बंद कर दिया है और जीवन के असल सवाल की जो नीतियां हैं वो सब उसको समझ में ही नहीं आ रही। और ये राजसत्ता, मीडिया, ये सब चीज़ें उसको समझने भी नहीं दे रहे हैं। तो पूरा तंत्र काम कर रहा है, इस बात को हमको ध्यान रखना। तो ये विचारधारा किस तरीके से विकृति फैलाती है, इस बात को आप अच्छी तरीके से हमको ध्यान रखना है। दूसरा साथियों, ये झूठ फैलाते हैं बहुत। नस्ली चेतना का जो विचारधारा है, धारा है, बहुत ही झूठ, कुछ भी झूठ फैला सकते हैं। और झूठ बोलने का इतना ताकत से झूठ बोलते हैं कि आपको ये लगेगा कि सच बोल रहे हैं। झूठ बोलने की कला सिखाई जाती है। हिटलर के पास तो पूरा एक डिपार्टमेंट था जिसमें किस तरीके से झूठ बोलना है, किस तरीके से झूठी बातों को सच बनाना है, किस तरीके से झूठे इतिहास को गढ़ना है, झूठा इतिहास से मनुष्य के ब्रेन को, दिमाग को कंट्रोल करने के लिए इजाद करना है। तो ये सारे काम जो है हिटलर ने किए। हमारे देश के अंदर भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत ही झूठ बोलते हैं। किसी भी तरीके का, मोदी, नरेंद्र मोदी के भाषणों में ढेर सारा झूठ होता है, तथ्यात्मक झूठ होता है। वो जहां जाते हैं वहां के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं, उनकी सारी कहानियां होती हैं। मोदी साहब चाय वाला है, ये झूठ है पूरी तरीके से। मगर चाय बेचते थे, इसको उन्होंने इस झूठ को सच बना के देश की जनता से वोट ले लिए। तो इस तरीके से बहुत सारे झूठ पैदा करते हैं, झूठी कहानियां पैदा करते हैं, झूठे बहुत सारे
मतलब आंकड़े पैदा करते हैं, झूठे तथ्य पैदा करते हैं, झूठे बहुत सारे मतलब आर्टिकल्स लिखते हैं, बहुत सारा। अभी हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरी तरीके से सब चीज को के अंदर अपने हिसाब से सब चीजें गढ़ रहा है। उसमें बहुत सारी झूठी चीजें, वास्तविकता नहीं है, असत्य है, मगर असत्य को सत्य बना करके आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो अपने तरीके का राष्ट्र बनाने के लिए झूठ को फैलाते हैं। वैज्ञानिक चेतना, तर्क, समझ, जो सही बात है उससे इस विचारधारा को कोई लेना देना नहीं होता। उनको अपनी बात कैसे मनवाना है, उनको अपनी बात कैसे लोगों के दिमाग में घुसानी है, उसके लिए कितना झूठ बोलना जरूरी है उतना झूठ वो बोल देंगे, उतना झूठ प्लान कर लेंगे, उस तरीके से झूठ को बना देंगे, तरह तरह के नए नए झूठ बना के फैला देंगे। किसी जैसे अभी राहुल गांधी के खिलाफ कितने सारे झूठ पैदा कर दिए, सबके साथ कम्युनिस्टों के खिलाफ कितने सारे झूठे षड्यंत्र फैला रहे। तो आरएसएस झूठ फैलाने का एक उनका तंत्र है, एक मशीन है, जैसा हिटलर के पास था। कितनी सारी समानताएं हैं हिटलर में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। आप इससे समझ पाएंगे कि ये विचारधारा कैसे कनेक्ट होती है। एक और ध्यान रखना साथी, ये विचारधारा अंधभक्त पैदा करती है। आज की तारीख में हमारे देश के अंदर भी ये हालत हो गया है कि इतने सारे अंधभक्त हैं, इतने सारे अंधभक्त हैं कि वो कहते हैं कि मोदी साहब 500 रुपये लीटर पेट्रोल भी बेचेगा तो भी हम मोदी को वोट करेंगे। कुछ लोग ऐसा बोलते कुछ भी कर लो आएगा तो मोदी ही। तो इस तरीके के जो लोग हैं जिनके दिमाग सुन्न हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोदी के, योगी के खिलाफ कोई बात सुनना नहीं चाहते। आज की तारीख में बड़ी संख्या में ऐसे अंधभक्त पैदा कर दिए हैं आरएसएस ने और भाजपा ने कि वो किसी बात को सुनते ही नहीं है। जब तक कोई दूसरी बात सुनेंगे नहीं तो तर्क कैसे करेंगे, उनके दिमाग बदलेंगे कैसे। तो ये नस्ली चेतना क्या करती है, अंधभक्त पैदा करती है ताकि उनके दिमाग की चेतना बदले नहीं। जैसे अंधभक्त बना दिए, फिर उनके दिमाग में के आसपास कोई दूसरी विचारधारा नहीं आना है, दूसरे विचार नहीं आना, उनको दूसरा को सुनने नहीं देना है, दूसरे की कोई किताबें पढ़ने नहीं देना है। बस एक तरीके का जो अंधभक्ति उनके दिमाग में भर दी है, जो विचार उनके दिमाग में, उसके अलावा दूसरे कोई विचार उसके दिमाग में घुसने नहीं देने। तो ये प्रॉपर योजनाबद्ध तरीके से नस्ली चेतना का जो तंत्र है वो काम करता है। इसको बोलते अंधश्रद्धा। फांसीवाद अंधश्रद्धा पैदा करता है ताकि उनको निरंतर अपने इस लक्ष्य के लिए या उनको निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी अपने इस विचार के साथ जोड़ के रखा जा सके। तो ये बहुत ही खतरनाक बात है कि उसकी वैज्ञानिक चेतना, तर्क, समझ, विज्ञान सब कुछ नष्ट कर देते हैं उसके दिमाग का। उसको केवल अंधभक्त बना देते हैं। वो अंधभक्त भी इस तरीके से बना देते कि उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। जब तक वो पूरी तरीके से बर्बाद नहीं हो जाता, उसका जीवन बर्बाद नहीं होता, वो बिल्कुल कटोरा नहीं लेते, भिखारी नहीं बन जाता, तब तक उसकी अंधभक्ति से वो बाहर नहीं होता। ये है बहुत बड़ी विकृति जिसको हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, जो नस्ली चेतना पैदा करती है, जिसको हमारे देश में आज बहुत ही ताकतवर तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। इस बात को भी हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ये विचारधारा राष्ट्रवाद की अवधारणा लेके आते हैं। राष्ट्रवाद पर वैसे मैं सेपरेट समझाऊंगा, मगर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये विचारधारा राष्ट्रवाद लेकर आते हैं। इनका राष्ट्रवाद का मतलब राष्ट्र का हित नहीं है। इनका राष्ट्रवाद का अर्थ होता है कि जो मूल नस्ल है, उसकी जो विचारधारा है, उसकी जो चेतना है, उसकी जो धर्म संस्कृति जो भी है, उसका जो भी सिस्टम है, उसको जो मानने वाले लोग हैं, उसको जो आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, उस चेतना को जो लोगों के दिमाग में डालने वाले लोग हैं, वही राष्ट्रवादी है। और ये उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा होती है, मतलब जो हैं बस वही हैं, उनके अलावा बाकी जो हैं वो सब दुश्मन हैं। अभी मैं आगे गोलवलकर की जो किताब पढ़ाऊंगा तो उसमें उन्होंने बहुत विस्तार से इसके बारे में कहा है। तो ये जब समझाऊंगा तो आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे।
तो ये राष्ट्रवाद की एक अवधारणा पैदा करती है। उस राष्ट्रवाद की अवधारणा से राष्ट्र के हित का कोई लेना देना नहीं होता, ये ध्यान रखना। और इस राष्ट्रवादी अवधारणा से उस नस्ल के धर्म का कोई लेना देना नहीं होता। ये एक राजनीतिक तत्व है राष्ट्रवाद। इससे वो एक विचारधारा को बांधते हैं, इससे वो नस्ली चेतना के जो लोग हैं उसके साथ खड़ा करने के लिए दिमागी रूप से तैयार करते हैं। किसके साथ? राष्ट्रवाद के नाम पे। और ऐसे लोग अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, तो वो भी बहुत गौरवान्वित होते हैं, मैं राष्ट्रवादी हूँ। राष्ट्रवादी का मतलब ये राष्ट्र मेरा है, मैं राष्ट्रवादी हूँ, मैं राष्ट्र के साथ खड़ा हूँ। ये उग्र राष्ट्रवाद को पैदा करती है ये विचारधारा। और इससे वो आगे समझाते हैं कि राष्ट्र ही प्रमुख है, हम सबसे पहले राष्ट्र है, हमारी जिंदगी के पहले राष्ट्र है। कौन सा राष्ट्र? उस नस्ल का राष्ट्र। उस राष्ट्र के लिए जान कुर्बान कर देना, बच्चों को निछावर कर देना, अपना एक सेना बनाना, मतलब किसी भी तरीके की कुर्बानी राष्ट्र के लिए करना सर्वप्रथम सबसे पहला काम है। इसी कॉन्सेप्ट से मातृभूमि की कॉन्सेप्ट निकला, जिस मातृभूमि के कॉन्सेप्ट को गुरु गोलवलकर ने बहुत अच्छी तरीके से पैदा किया। इसी मातृभूमि के कॉन्सेप्ट से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंसा करने वाले लोगों को पैदा करता है, अपने जो उनकी जो शाखाएं चलती हैं। इसी विचार से हिंसात्मक युवाओं को तैयार किया जाता है, जो तलवारें लेकर के काटते हैं, लोगों को मारते हैं, अमानवीय तरीके से हिंसा करते हैं। उनके हिंसा करने के लिए उनके दिमाग को तैयार किया जाता है। ध्यान रखना कि विचारधारा केवल एक तरीके के राष्ट्र पर विश्वास करती है। जैसे मैंने बताया, हमारे देश के अंदर हिंदू राष्ट्र जो है, हिंदू राष्ट्र एक नस्ल का, उनकी किताब का, उनके विचार का एक राष्ट्र है, जिसमें हमारे देश में मनुस्मृति जिसका संविधान है, तो वो उसी को ही मानते हैं, उसी राष्ट्र को ही मानते हैं। बाकी जैसे लोकतंत्र है, समाजवाद है, और भी जितने तरीके के आपको फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सब कुछ इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। इसके अंदर जो राष्ट्र उन्होंने तय कर लिया, उनके राष्ट्र के हिसाब से, उनकी धार्मिक किताबों के हिसाब से जो स्ट्रक्चर है, वही तरीके का राष्ट्र बनेगा। नस्ली चेतना का विचार इस तरीके के राष्ट्र को गढ़ता है। इसलिए बाकी जो भी विचारधाराएं हैं, विकास क्रम में जो विचारधारा पैदा हुई हैं, उन नए तरीके के विचारों को ये नस्ली चेतना का राष्ट्र स्वीकार नहीं करता है। इसलिए हमारे देश के अंदर हिंदू राष्ट्र का जो गठन है, उसमें आप देखोगे कि ना ये लोकतंत्र को मानते हैं, ना संविधान को मानते हैं। ये अपने तरीके का एक राष्ट्र बनाने की तरफ आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और इस पूरी व्यवस्था को एक अधिनायकवाद कहते हैं। अधिनायकवाद में एक व्यक्ति प्रमुख होता है, एक व्यक्ति का चेहरा को प्रमुख बनाते हैं, उसको नायक बनाते हैं। जैसे वहाँ हिटलर को बनाया। हमारे देश के अंदर तो बड़ी विडंबना है, क्योंकि हमारे देश के अंदर वर्ण व्यवस्था है, और वर्ण व्यवस्था में हर मनुष्य को देवता बनाया जा सकता है, भगवान घोषित किया जा सकता है। तो हमारे देश के अंदर जो भी अधिनायक आएगा सामने या आया सामने, जैसे सावरकर जी को अभी लोग भगवान बना रहे हैं, गोलवलकर जी को भगवान बना रहे हैं, तबकि वो एक दार्शनिक थे, उन्होंने एक दर्शन दिया है। अभी आप देखना, नरेंद्र मोदी जी का आगे आने वाले भविष्य में मंदिर बनेंगे और एक भगवान के रूप में उनको स्थापित किया जाएगा। तो हमारे देश के अंदर क्या है, ये एक और विकृति के ऊपर विकृति है कि हमारे देश के अंदर मनुस्मृति है, जिससे वो अधिनायकवादी जो विचार है, उसका जो व्यक्ति होता है, वो बाद में जो है भगवान बन जाता है। फिर उसके भगवान के विचारों से दूसरे नए अधिनायक पैदा होते हैं। इसलिए अधिनायकवादी जो लोग हैं, जो नायक हैं इस तरीके, ये निरंतर विकास क्रम में पैदा होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ देखोगे आप, भारतीय दर्शन के अंदर या इतने सारे राजाओं के अंदर, राजाओं को भी देवता घोषित कर दिया। तो हमारे यहाँ गौतम बुद्ध को भी विष्णु का अवतार बना दिया। अभी विष्णु के 10 अवतार
घोषित किए गए हैं। तो जो भी एक महापुरुष होगा वो बाद में वो किसी भगवान का, विष्णु का अवतार बन जाएगा। तो अधिनायकवाद के विचार में या नस्ली चेतना के विचार में इस तरीके का एक व्यक्ति प्रमुख होता है और उस व्यक्ति के चेहरे पर सारी राजनीति, सारी धारा, सारी जनता के विश्वास को कायम कराते हैं और उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास करा करके उस व्यक्ति के नाम पे सारा कुछ करवाते हैं, जो हमारे देश में आज नरेंद्र मोदी जी के नाम पे हो रहा। फांसीवाद हमेशा विस्तार की बात करता है, साम्राज्यवाद का समर्थक होता है, दुनिया में साम्राज्य कायम करने की बात करता है। हिटलर ने भी कहा, हमारे देश में आज मोदी जी का आप देखो, वो विश्व गुरु विश्व गुरु विश्व गुरु बनेंगे। आरएसएस के लोग तो ये खुल के कहने लगे हैं कि हमारा जो है हम जो है दुनिया का विश्व गुरु बनेंगे, दुनिया का मार्गदर्शन हम करेंगे, दुनिया में हमारी विचारधारा हिंदू राष्ट्र दुनिया बनाएंगे, पूरी दुनिया का राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ऐसा उनके लोग कह चुके हैं। इस परिकल्पना को सावरकर और गोलवलकर भी उन्होंने अपनी किताबों में किया है। इसलिए जो भी नस्ली चेतना से आधारित विचारधारा होती है उसके दिमाग में ये चेतना को डालते हैं और इसी आधार पे हमारे देश के अंदर देखना तुम ये जो आरएसएस के बाद एक नक्शा है हिंदू राष्ट्र का, जिसमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये बाकी राष्ट्र का, श्रीलंका भी है, भूटान जितने आजू बाजू के देश हैं वो सब शामिल करके एक बनाते हैं जिसको हिंदू राष्ट्र कहते हैं। तो ये नक्शा इसी विचार से पैदा हुआ कि ये हमारा हिंदू राष्ट्र था, अब इस राष्ट्र को हमको पूरी दुनिया को एक हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसलिए ये नस्ली चेतना का जो राष्ट्र है ये दुनिया पर अपना राष्ट्र कायम करने की घोषणा करता है और हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता है और उस देश की जनता को भी युद्ध के लिए तैयार करता है, हमेशा युद्ध में रहता है और जो उनके जिसको भी दुश्मन समझता है उसका निर्दयता से उसका ऊपर हमला करके उसको खत्म करता है। तो ये कितना बड़ा विकृति है। ये खाली हमारा देश का संकट नहीं है, ये पूरा दुनिया स्तर का संकट है, इस विचारधारा का संकट है। ये मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश, और ये सब आप अभी दिमाग लगा के समझेंगे तो इस सब चीज़ का आप एहसास कर पाएंगे, दुनिया के अंदर भी और हमारे देश के अंदर भी, क्योंकि हमारे देश के अंदर ये सब चीज़ें आज घटित हो रही हैं। मुसोलिनी ये कहता था कि जिस प्रकार से महिला का प्रमुख काम है बच्चों का मातृत्व का काम है, यानी वो बच्चों को जन्म देती हैं, इस विकास क्रम में समाज में महिलाएं नई पीढ़ी को पैदा करती हैं, उसी तरीके से पुरुष का काम क्या है? युद्ध करना। पुरुष का काम है युद्ध करना, इसलिए हर मनुष्य को युद्ध के लिए तैयार करना है। इस तरीके की चेतना मुसोलिनी की और हिटलर की थी, इसी तरीके की चेतना हमारे देश में आरएसएस की है। वो कहते हैं कि एक धर्म के लिए एक बच्चे को दो हमको, इसलिए बीच बीच में कहने लगते बहुत सारे बच्चे पैदा करो। ये सारी विकृति इस विचारधारा से निकलती है, इसका हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। उसके साथ में हमेशा ये डर से, जैसे राष्ट्र के लिए जो डर दिखाते हैं, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे, आपके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, आपके ऊपर एक कब्जा कर लेंगे। हमारे देश के अंदर जैसे मुसलमान राष्ट्र बन जाएगा, आरएसएस का ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है कि हमारे 2040 तक मुसलमान, पहले चलता था 2040 तक हमारा देश मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। अब 2040 तो पास ही आ गया, सारा मुसलमान हमारे देश पे कब्जा कर लेंगे। मुसलमान बहुत कट्टर होते, उनके बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं, इसलिए हिंदुओं को भी बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा करने हैं। तो इस तरीके का असुरक्षा दिखा करके उस नस्ल को इकट्ठा करते हैं, हमेशा डर दिखाते हैं कि यदि आप इसके साथ नहीं खड़े होगे, हथियार नहीं उठाओगे, युद्ध नहीं करोगे, अपनी नस्ल की एकता नहीं बनाओगे, तो आप हमेशा आपको बर्बाद हो जाएंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा वो क्या बताते हैं, आपकी औरतों के साथ अत्याचार होंगे, आपकी औरतों के साथ बलात्कार होंगे, आपकी बच्चियों के साथ बलात्कार होंगे, बेटियों के साथ बलात्कार होंगे। इसलिए आप देखो मुसलमानों के खिलाफ भी हमारे देश में जो हिंसा बनती है उसमें लव जिहाद एक चल रहा है कि हमारी बच्चियों के साथ
ये मुसलमान जो है अत्याचार कर रहे हैं। तो और भी इस तरीके की धाराएं जो है बनती, इस तत्व को भी ध्यान रखना है। फांसीवाद या ये नस्ली चेतना का राष्ट्र जो है विचारधारा, ये तर्क और विवेक पे विश्वास नहीं करते, वैज्ञानिक चेतना पे विश्वास नहीं करते, इसका भी ध्यान रखना है। बहुत सी सारी विकृति पैदा होती हैं। मैंने जितना बता दिया, इतना अगर आप सुन लोगे यार, आप इतना समझ लोगे तो इतना काफ़ी होगा। और आज की तारीख में नस्ली चेतना का जो राजतंत्र है, हिटलर और मुसोलिनी का जो पूरा राजतंत्र था, वैसा ही सब कुछ हमारे देश में घटित हो रहा है। जो घटित हो रहा है ये एक राजनीति है, ये एक विचारधारा का हिस्सा है, ये एक विचारधारा का पैकेज है। इस बात को हमको अच्छी तरीके से समझना है। और इस पैकेज के अंदर जो जो चीज़ें हैं जो अभी घटित नहीं हुई हैं, वो भी सारी घटित होंगी, यह भी बिल्कुल सुनिश्चित है। इस बात को हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। इसलिए हमारे देश के अंदर जो अभी आरएसएस का राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी का जो नरेंद्र मोदी का सरकार है, ये किस दिशा में जाएगा, इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। जो भी ये कर रहे हैं, चाहे वो एनआरसी हो, सीए हो, और भी, चाहे 370 इन्होंने हटाया, राम मंदिर का उद्घाटन किया, ये जो भी ये कर रहे हैं, धर्म के जो भी ये कर रहे हैं, ये इस नस्ली चेतना की विचारधारा के लिए बनाए रखने के लिए जो भी जरूरी है, तथ्य हैं, उनको वो कर रहे हैं, क्योंकि उसके बिना वो बच नहीं सकते। इसलिए हमको वैचारिक रूप से ध्यान रखना है कि नरेंद्र मोदी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कर रहा है, वो इस विचारधारा के साथ है, इस विचारधारा को लेके चल रहा है, इसलिए वो ये सब कर रहा है। जब तक वो नस्ली चेतना की विचारधारा के साथ रहेगा, तब तक ये सारी विकृतियां हमारे देश के अंदर रहेंगी। यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ा, तो ये मान के चलिए कि हमारे देश के अंदर ये सारी विकृतियां पैदा होंगी जो हिटलर ने की, मुसोलिनी ने की, और नस्ली चेतना की विचारधारा के हिसाब से पैदा होती हैं। इस बात को आपको और देश की जनता को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, और ये सब भुगतने के लिए तैयार रहना है। आप भुगतोगे, आपको नहीं समझ आएगा, तो आपकी आने वाली पीढ़ी, आपकी आने वाली नस्लें इस विकृति से, इस अराजकता को भुगतेंगी, और उनके जीवन में बहुत सारे कष्ट, दुख, परेशानियां पैदा होंगी। ये बिल्कुल सुनिश्चित है। अब इस वीडियो को साथियों हम यहीं ख़त्म करते हैं, और आपसे अपीलें करते हैं कि आपने यदि हमारे इसके पहले के वीडियो नहीं सुने होंगे तो उसको सुने। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमने इन वीडियो के अंदर दे रहे हैं। हमने 6 किताबें पब्लिश की हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। पहली किताब का नाम है राजनीति, दूसरी राज करने की नीति, तीसरी विचारधारा, चौथी संगठन आत्मालोचनात्मक सिद्धांत, 5वीं वैचारिक एकता का आधार, 6ठी बहुजन और वामपंथ, 7वीं किताब कृषि और किसान इतिहास और चुनौतियाँ, 8वीं किताब ट्रेड यूनियन आंदोलन इतिहास और चुनौतियाँ। ये 2 किताबें जल्द ही छपकर आने वाली हैं। इसके अलावा क्रांतिकारी आंदोलन पर और भी चीज़ों पर हमारी किताबें निरंतर आती रहेंगी, ताकि हम अपने देश की आम जनता को जागरूक कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लेलिस्ट में जाकर के बहुत सारे वीडियो हैं, उनको सुनें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। हम अपनी बात ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।